आज की बहुत अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, इसके मुहर्रिकात क्या थे, किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, मुहर्रिकात तो यही थे कि आपको पता है कि ऑन गोइंग जो मुल्क के अंदर खास करके एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक कॉन्फ्रंटेशन जारी है। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। और फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से आए रोज़ या अदरवाइज बाकी जमातों की तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, माजी में भी हमने देखा कि जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो जो पाक फौज के तर्जुमान हैं वो इदारे की तरफ से एक वजाहत देने की कोशिश करते हैं। तो आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी इसी तनाजुर में थी। आई थिंक दो बड़े इशू, एक तो जो कुछ अर्सा पहले जो सिविल और मिलिट्री क़यादत ने फैसला किया था कि मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी से निपटने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू किया जा रहा है, तो उसको लेकर के काफ़ी तनाज़ा बना। तहरीक इंसाफ, JUIF और जो बाकी जमातें खास करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये जो ऑपरेशन शुरू करने की बात हो रही है तो शायद माजी की तरह एक बड़ा फौजी ऑपरेशन है और जिसके नतीजे में वहाँ पर लोगों को नकल मकानी करनी पड़ेगी, कोलैटरल डैमेज होगा। एक तो उन्होंने इसके हवाले से क्लियरली एक वजाहत की कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है ये कोई फौजी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुहिम है और जो ऑलरेडी जारी है तो उसको एक री इन्विगरेट करने की बात की गई है। दूसरा, अगेन ऑब्वियसली उन्होंने निशाने पे रखा तहरीक इंसाफ को, खास करके जो पहले भी टर्म यूज़ करते रहे हैं, दोबारा उन्होंने टर्म यूज़ की डिजिटल टेररिज्म की, कि सोशल मीडिया के ज़रिए बकौल DGISPR के जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, जो फ़ौज के खिलाफ, फ़ौज की क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो अगर आप ओवरऑल, अगर मैं इसको समराइज करूं तो उससे यही चीज़ साबित होती है। फिर बाकी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जो तहरीक इंसाफ, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जो कॉन्फ्रंटेशन है वो ना सिर्फ जारी है बल्कि आई थिंक हर गुजरते दिन के साथ वो मज़ीद डीपन होती जा रही है। अच्छा कामरान, आपने ऑपरेशन के बारे में बात की, डेफिनेटली क्लास साहब इसके ऊपर बात करेंगे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि ये डिफरेंट है बाकी ऑपरेशन से और इसकी जो नौयत है ये फौजी ऑपरेशन है जो आपने भी अभी मेंशन किया। लेकिन इससे पहले ये बताएं, हम तनाजुर की चूंकि बात कर रहे हैं, ये जो आज हमने क्रैकडाउन देखा है और अगेन ये PTI के सेक्रेटेरिएट पे हमने देखा है जिससे रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया, ये आपको क्या लग रहा है कि ये एक जीरो टॉलरेंस है उस जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन है, प्रोपेगेंडा है, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे, या जो बानी PTI ने बयानात दिए या बुशरा बीबी ने बयानात दिए उस हवाले से ये एक रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, मैं इसको इस तनाजुर में देखता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले जो वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत ने इन प्रिंसिपल फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा रही है और इसके हवाले से रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। और उसकी जो वजूहात उन्होंने बताई कि जो तहरीक इंसाफ की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हैं और ऐसे शवायद मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। तो आई थिंक ये जो आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, जो रेफरेंस था रिगार्डिंग डिजिटल टेररिज्म तहरीक इंसाफ के हवाले से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और फिर जो क्रैकडाउन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो उनका जो PTI का सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर उसको रेड किया गया, तो मैं तो उसको उसी तनाजुर में देखता हूँ कि जो रियासती इदारे हैं और हुकूमत भी फोर्स उसमें शामिल है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो शिकंजा है वो टाइट किया जाए और उस तरफ बढ़ा जाए कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाए। तो ये जो क्रैकडाउन भी हो रहा है, आई थिंक ये उसी तनाजुर में इसको देखना चाहिए। कामरान, थैंक यू वेरी मच। अभी ये जो टर्म हम ये सुन रहे हैं, एक नई उन्होंने ईजाद की है, कोइन की है कि जनाब डिजिटल टेररिज्म, तो मुझे अब इस पे क्या कहा जाए? आप और मैं विटनेस हैं, अभी हमारी ज़िंदगियों का सामने ही हुआ है, कुछ ज़्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा। उस वक्त बड़े फ़ख्र से माजी में एक वो DGISPR साहब थे, वो इसको बड़ा प्राउडली इसको ओन भी करते थे, इन तमाम चीज़ों को जो डिजिटल थी या ट्विटर था, सोशल मीडिया। बल्कि एक उन्होंने टर्म उस वक्त भी निकाली थी, उसका नाम था, आपको याद होगा, वो कहते 5th जनरेशन वार। वो कहते जनाब ये 5th जनरेशन वार है, अब ये इस पे कीबोर्ड वॉरियर्स हम पैदा करेंगे। अब दुनिया के साथ जो लड़ाई होनी है ना, वो कोई जंगें नहीं होनी, तोपें गन्ने बम F-16 वो नहीं चलाने, अब हमने कीबोर्ड वॉरियर्स चलाने हैं, वो लॉन्च करेंगे। और लॉन्च किए गए सर। अब कहा जाता है नहीं जनाब ये तो डिजिटल दहशतगर्द हैं। ये हमारी आंखों के सामने ही हुआ है, 4-5 कोई 6-7 सालों की बात है सर।
तो ये कैसे देखते हैं इसको सर जी? जब चाहे डिजिटल दहशतगर्द कह दें, जब चाहे वो उनको 5th जनरेशन कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, बड़ा खूबसूरत नाम है, बंदा एक दफा फैंसी वाला कीबोर्ड वॉरियर, और हर एक अपने को समझते हैं यार मेरे हाथ में तो बाशो वो क्या AK-47 राइफल लेके मैं बैठा हूँ, जब चाहूँ मैं किसी को अगले बंदे को ट्विटर पे बाशो लम्हा पा लूँ। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक ये सम अप करता है कि पाकिस्तान की रियासत के जो हालात हैं, और आज अगर हम मुश्किलात से दो चार हैं तो यही वजह है कि हमने खुद ऐसे पौधे लगाए और तवक्को ये की कि ये पौधे बड़े होकर दरख्त बनेंगे और इनकी छांव में हम बैठेंगे या ये फलदार दरख्त होंगे, लेकिन उस पर हमें कांटे ही मिले। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो साहब जो एक DG ISPR थे, उन्होंने बड़ा प्राउडली कहते थे कि हमने एक ऐसी फोर्स तैयार की है कि जो दुश्मन का जवाब देगी, और 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो खुद भी बाज़ दफ़ा इतने जज्बाती हो जाते थे कि भारत का एक जो रिटायर्ड मेजर था उसके साथ भी अपने आप को एंगेज करना शुरू कर रहे थे, हालांकि उनका रैंक अपना खुद बहुत बड़ा था, तो शायद बाद में इसी वजह से उनको फिर आई थिंक हटा भी दिया गया। तो ये सोचने वाली बात है। आई थिंक जितनी जो हमारी पॉलिसीज हैं, और इनफैक्ट इस वक्त जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो वही पहुंचा रहे हैं, वो सियासी जमात जिन पर वो तकिया करते थे, जिनको उन्होंने पोर्ट्रे किया कि जी पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन लीडर हैं, ज़बरदस्त जमात है, उसी ने सबसे ज़्यादा इनको डसा। फिर हमारे अपने मीडिया के अंदर जिन सहाफ़ियों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने तकिया किया, उनको बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स देते थे, उनको पूरी फाइल्स दिखाते थे, वही उन लोगों के खिलाफ हुए। और ना सिर्फ वो, बल्कि जो उनके अपने जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, जो अब बहुत कम नज़र आते हैं, वो जो फौज के गुण गाया करते थे, इवन जब ये दरार पैदा हुई तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ दिया। तो आई थिंक जहां हम ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमें सिक्योरिटी चैलेंज का सामना है, दहशतगर्दी बिल्कुल ना सिर्फ सर उठा रही है, उठा चुकी है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए कि आखिर बार बार हम एक ही जगह पे आके क्यों खड़े हो जाते हैं। तो उस सोच को भी बदलने की जरूरत है। और आज जिस डिजिटल टेररिज्म की बात कर रहे हैं DG ISPR साहब, उसकी बुनियाद उनके प्रीडिसेसर ने ही रखी थी। उन्होंने ही रास्ता दिखाया था कि आपने अपने मुखालफिन को कैसे रन डाउन करना है। और फर्क ये है कि आज वही जो लोग इन्होंने तैयार किए थे, जो मेडिसिन वो दे रहे थे कि आपने दूसरों को खिलानी है या पिलानी है, वो आज एस्टेब्लिशमेंट को पिला रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट अब उन्हें डिजिटल टेररिज्म कह रही है। अच्छा सर, आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन वो जिनकी हम बात कर रहे हैं प्रीडिसेसर थे इनके DG ISPR साहब के, जो माजी में रहे हैं, वो तो ये कहें कि जनाब ये मेरे अकेले का फैसला थोड़ा था, ये पूरा GHQ उस वक्त बैठा होगा, आर्मी चीफ उस वक्त जनरल बाजवा साहब बैठे होंगे, तमाम के तमाम लोगों ने बैठ के ये पॉलिसी बनाई होगी, या उससे पीछे जाएं, आर्मी चीफ के बगैर तो ये फैसले नहीं हो सकते। पूरे के पूरे उस वक्त के कोर कमांडर्स बैठे होंगे, फॉर्मेशन कमांडर्स बैठे होंगे कि ये पॉलिसी बनानी है। और उस वक्त ये कीबोर्ड वॉरियर जो थे, बेसिकली दे वर हेल्पिंग इमरान खान और इनका इमेज बिल्ड करने के लिए। जनरल बाजवा साहब जो जनरल फैज साहब का प्रोजेक्ट था, तो उनका मकसद तो यही था कि खान साहब को ला के हमने इनसे एक्सटेंशन लेनी है, या कल को हमने 2022 में आर्मी चीफ बने। उनके तो अपने उनके वो थे, उनके मफादात थे। सो ये तो पूरे का पूरा इदारे का फैसला था सर कि हमने कीबोर्ड वॉरियर जो है वो पैदा करने, जैसे आज पूरे ये इसका इनका इंस्टीट्यूशन का फैसला नहीं भाई साहब, ये तो दहशतगर्द हैं, डिजिटल दहशतगर्द हैं। सो जो बात आप कह रहे हैं कि दोनों साइड पे, उस वक्त भी GHQ का फैसला था, अब भी GHQ का फैसला है सर। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक जब मैं ये बात करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी इंडिविजुअल का फैसला था। ये बिल्कुल जब आप किसी को DG ISPR लगाते हैं या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी पोजीशन पे लगाते हैं, तो ये फैक्ट है कि जो अस्करी क़यादत होती है या आर्मी चीफ की जो पॉलिसी होती है उसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। और एक क्लियर डिफरेंस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो उस वक्त DG ISPR थे, उस वक्त जनरल बाजवा की जो पॉलिसी थी वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और जो मौजूदा DG ISPR हैं वो इदारे की और जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और एक क्लियर डिफरेंस जो आपको नजर आता है दो के, अगर आप देखें माजी में जो DG ISPR थे जब जनरल बाजवा थे, तो बहुत फ्रीक्वेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा वो इंगेज किया करते थे लोगों को। लेकिन मौजूदा जो DG ISPR हैं, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ की पॉलिसी है कि आप स्ट्रिक्टली अपनी जो इंगेजमेंट है उस तरीके से जो पब्लिक आउटरीच है उसको आप कम करें। मसलन एक चीज जो मुझे पता है कि नए जो आर्मी चीफ जब ये बने थे, तो अनलाइक जो पास की प्रैक्टिस थी, बहुत सी ऐसी इंगेजमेंट जो अदरवाइज ISPR प्रेस रिलीजेस जारी करती थी, मसलन बहुत से ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं
वो आज भी आर्मी चीफ से मिलते हैं, माजी में भी मिलते थे। माजी में कोई भी मिलता था तो उसकी जो प्रेस रिलीज जारी होती थी, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ जब आए उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली जो प्रोफेशनल जो इश्यूज हैं, मसलन कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है या फॉर्मेशन कमांडर्स की, उसके अलावा आप कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं करेंगे। मैं किससे मिलता हूँ, अगर एम्बेसडर से मिलता हूँ तो उसकी कोई तस्वीर कोई कुछ जारी नहीं होगा, और वो उसको ISPR फॉलो कर रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पॉलिसी फॉलो होती है ये ऊपर इदारे की पॉलिसी बनती है तो उसके मुताबिक फिर उसको फॉलो किया जाता है। तो वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स तैयार करने की पॉलिसी थी वो जाहिर है कि एक इंडिविजुअल की नहीं थी, वो इदारे की थी और उस वक्त के आर्मी चीफ की थी।